हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल में। होपफुली आप सब कुशल मंगल होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 5। और इस वीडियो के अंदर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी स्टार्ट करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है, देखते हैं। एक मैनेजर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सभी के सभी एक्टिविटीज़ खुद से कर ले। अगर वो संदीप महेश्वरी के लेक्चर्स को देख कर आया, बहुत सारे मोटिवेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब भी वो खुद से एक्टिविटीज़ सारी परफॉर्म नहीं कर पाएगा एक मैनेजर लेवल की। तो उसको कुछ काम किसी और से भी कराना पड़ेगा। अब वो जब कुछ काम किसी और से कराएगा तो वो क्या करता है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ किसी बंदे को दे देता है और उससे ये बोलता है कि आपको ये वाला काम कर देना है और मैं ज़रा दूसरा काम कर रहा हूँ। किसी बंदे को किसको देगा, वो अपने सबॉर्डिनेट को देगा। ऐसा नहीं होगा वो किसी भी बंदे को जाकर दे देगा। तो एक मैनेजर जब सबॉर्डिनेट को कुछ काम करने के लिए देता है और सबॉर्डिनेट को वो काम करने के लिए कुछ पावर भी चाहिए होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था प्रिंसिपल ऑफ फेयल में, क्या कि एक टीचर है क्लास के अंदर, उसको काम आ गया है, वो उसको बाहर जाना है क्लास से, तो वो एक मॉनिटर को बोलेगी कि प्लीज़ माइंड द क्लास जब तक मैं आ जाऊँ। तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है मॉनिटर को। मॉनिटर को क्या चाहिए उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, ड्यूटी को पूरा करने के लिए? पावर। तो जो पावर दी गई है, टीचर ने जो पावर ट्रांसफ़र की है अपनी मॉनिटर को, तो उसने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया है। तो यहाँ पर भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यही होता है कि जब एक मैनेजर अपनी पावर किसी को ट्रांसफ़र करता है, वो काम जो उसने दिया है उसको पूरा करवाने के लिए, वही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। देखिए मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की इस वजह से कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये आपके माइंड में जाकर बिल्कुल बैठ जाए, वहाँ से कभी ना उठे। बस देखिए, अ मैनेजर हाउ कैपेबल ही इज़, कितना भी कैपेबल बंदा हो वो अपना सारा काम पूरा नहीं कर सकता। अभी बताया मैंने। तो एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ही इज़ डिज़ायर टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इंश्योर दैट ऑल द वर्क इज़ अकम्प्लिश। उसको पूरा का पूरा वर्क भी पूरा करना है और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना है, उसको भी अचीव करना है। इसलिए ही मस्ट ट्रांसफर सम वर्क टू हिज सबॉर्डिनेट टू कीप एन आई ऑन द इम्पोर्टेंट मैनेजरियल टास्क। वो छोटा मोटा काम अगर उसको लिस्ट बनवानी है, एक वो बोल देगा कि यार ये ज़रा लिस्ट बनाना, मैं अभी बिजी हूँ दूसरे कामों में, तो वो छोटा मोटा काम दे देता है अपने सबॉर्डिनेट को। और जो मैनेजरियल टास्क, मेन मैनेजरियल टास्क होती है, जैसे कि पॉलिसीज़ बनाना, प्लानिंग करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाना, ये बहुत सारे काम होते हैं। तो वो काम को कर सके मैनेजर, इसलिए छोटा काम देता है सबॉर्डिनेट को। इसीलिए इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। सुपीरियर से सबॉर्डिनेट के पास अथॉरिटी जाएगी, ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि उसने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। याद रहेगा अब आपके। इट इज़ परफेक्ट टूल फॉर ट्रेनिंग। ये एक परफेक्ट टूल है ट्रेनिंग का, क्योंकि इससे क्या होता है, जब सबॉर्डिनेट को मैनेजरियल एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है तो सबॉर्डिनेट का क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए वो उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसको मैनेजरियल टास्क परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ परफेक्ट टूल फॉर ट्रेनिंग। ये केस स्टडी ट्रिक हो गई है आपके सामने। ये कहीं पे बड़े आए, परफेक्ट टूल ऑफ ट्रेनिंग क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत सिंपल से वर्ड में मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, दैट इज़, वो भी इसी का पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये एक वर्ड यूज़ हुआ है अकाउंटेबिलिटी। इस अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है जवाबदेही। मतलब जब मैं आपको कोई काम देता हूँ, आपने वो काम नहीं किया या फिर कर लिया है, तो उसका आप आंसर मेरे को दोगे कि भाई मैंने कर लिया है, ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर नहीं किया है तो इस वजह से नहीं किया है। तो वो अकाउंटेबिलिटी होती है। इसे कहते हैं हम आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी को हम कहते हैं जवाबदेही। जवाब देना बनता है जब आपको कोई ड्यूटी मिली होती है।
अकाउंटेबिलिटी समझ रहे हो। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो ज़रा ध्यान से अब सारा ध्यान यहाँ पे लगा लो मेरी साइड। एक मैनेजर जब अपना काम किसी को ट्रांसफ़र करता है, उसके लिए वो अपनी पावर भी ट्रांसफ़र करता है। अब वही काम जिस बंदे को सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र किया था, अब सबॉर्डिनेट भी बहुत ज़्यादा बिजी था, सबॉर्डिनेट ने वो काम करवाने के लिए किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो जिसको बंदे को ट्रांसफ़र किया था उस बंदे ने काम नहीं किया, तो अब वो बंदा बोल देगा सबॉर्डिनेट को आकर कि भाई मुझसे काम नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है मुझे, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं सबॉर्डिनेट साहब मैनेजर को जाकर कि भाई काम नहीं हुआ क्योंकि उसने नहीं किया था? नहीं, वो ऐसा कतई नहीं कह सकता। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक बंदे को काम दिया जाता है तो उसकी पूरी एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो ही जवाब दे। वो अगर अपना काम किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो आंसर वो नहीं देगा जाकर जिसको ट्रांसफ़र कर रहा है। आंसर कौन देगा? आंसर वो देगा जिसने मैनेजर को ट्रांसफ़र किया। देखो इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए, देखते हैं। देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पर ये मैनेजर है, एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। इस मैनेजर ने क्या किया है, वाई को, यहाँ पर सबॉर्डिनेट है ये वाई, इस मैनेजर ने वाई को वर्क दे दिया है, उसके साथ साथ कुछ अथॉरिटी भी दे दी है, ठीक है। अब वाई थोड़ा बिजी था, वाई ने क्या कर दिया है, वाई ने यहाँ पर इस बंदे को जेड को वर्क दे दिया है, वही वाला वर्क कि भाई जेड काम कर लेगा। अब जेड किसी कारणवश वो वाला काम नहीं कर पाया। अब जेड क्या बोल देगा वाई को जाकर कि भाई मुझसे काम नहीं हुआ। वाई बोलेगा एक्स को जाकर कि मुझसे काम नहीं हुआ, तो वाई का क्या रीज़न होगा? वाई के पास रीज़न क्या होगा, आंसरेबल क्या होगा वो कि भाई मैंने काम दिया है, जेड को दिया था और जेड ने वो काम नहीं किया है। तो वाई जो है उस काम का रीज़न ये नहीं बता सकता कि जेड ने नहीं किया, क्योंकि काम जो दिया था एक्स ने वो वाई को दिया था, इसलिए वाई की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वाई की ही अकाउंटेबिलिटी है, वाई ही जवाबदेही बनती है, ना कि जेड की जवाबदेही बनती है। और वो अपने काम को ये नहीं बोल सकता कि भाई जेड ने नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा अकाउंटेबल होता है किसी काम को ना करने का या किसी काम को करने का। तो यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यही बोलता है। आपके ऑफली समझ में आ चुका होगा। देखो एक एग्जाम्पल मैंने आपको और दिया है। इफ द चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ सेल्स टारगेट ऑफ सेल 1000 यूनिट पर डे, द मार्केटिंग मैनेजर डेलीगेट्स हिज टास्क टू द डिप्टी मैनेजर। देखो एक मेन जो एग्जीक्यूटिव था, चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर को टास्क दिया। मार्केटिंग मैनेजर ने डिप्टी सेल्स मैनेजर को क्या दे दिया, टास्क दे दिया कि आप अपना सेल्स टारगेट इस तरह से पूरा करना है 1000 पर डे का, ठीक है। Who fails to achieve the target, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया डिप्टी मैनेजर से, then मार्केटिंग मैनेजर will be answerable to the work performed to his subordinate। तो कौन आंसरेबल होगा? मार्केटिंग मैनेजर आंसरेबल होगा, ना कि डिप्टी मैनेजर। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर की जवाबदेही बनती है। इसे ही हम बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया है, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब हम इन तीनों को जरा डीपली देख लेते हैं, ये तीनों होती क्या है। सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। अभी आपको पता है कि जब असाइन ड्यूटी किसी को मिलती है, ड्यूटी, उसको जिम्मेदारी उसको पूरा करने की। इट रेफर्स फ्रॉम, देखो इट अराइजेज, ये कहाँ से होती है? अराइजेज फ्रॉम द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप से ही ये बनती है अथॉरिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से बनती है। दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से बनती है? उस दोनों के रिलेशनशिप से है। चलिए, दस रेस्पॉन्सिबल फ्लो अपवर्ड, ये बात याद रखने की है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होती है, अपवर्ड फ्लो होती है। देखो अगर ये यहाँ पे मैं आपको ना बना के दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर बॉस बना रहा हूँ मैं, ये एक्स है, ये हमारे बॉस, ठीक है। बॉस ने वर्क दिया है वाई को। अब ये जो वाई है, वाई रेस्पॉन्सिबल होगा एक्स के अपना काम करने के। समझ रहे हो ना बात? मतलब वाई इज रेस्पॉन्सिबल टू एक्स, वाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क टू एक्स। दैट्स वाई जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो
अपवर्ड फ्लो होगी, ना कि डाउनवर्ड। रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है, क्योंकि देखो इसके ऊपर कम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है थोड़ी, और वहाँ पर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे ऊपर आप टॉप लेवल में चले जाओगे तो थोड़ी और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। दैट्स वाई इट फ्लोज अपवर्ड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्ड क्यों होती है। अब हम आते हैं अथॉरिटी पर। अथॉरिटी अथॉरिटी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, अभी भी बताया कि पावर टू टेक डिसीजन। हमें पावर जब आती है डिसीजन लेने की, किसी भी काम को करने की पावर आती है, तो वही अथॉरिटी कहलाती है। टू कैरी, ये तो कैरी आ गया है। टू कैरी ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी एम्प्लॉइज नीड टू हैव सम अथॉरिटी। सो when the manager are passing their responsibility to the subordinate, they also pass some of the authority। देखो बेटा, हर बंदा जब भी काम का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है कह सकते हैं हम, उसको ट्रांसफ़र करता है, उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी होती है। तो जो अथॉरिटी होती है वो पावर होती है डिसीजन लेने की, वही हम अथॉरिटी बोलते हैं। समझ रहे हो? तो ऑल्सो पास सम ऑफ द अथॉरिटी, ये तो हो गया। देखिए, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अपनी पावर दे देगा, सबॉर्डिनेट को अपनी पावर दे देगा। तो वो कहाँ पर सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को दिया, तो दैट्स वाई इट फ्लोज डाउनवर्ड। वो डाउनवर्ड फ्लो होती है, ये बात याद रखना। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों का मैच होना चाहिए। जब आपको अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूल का बताया था ना, फ्यूल का प्रिंसिपल, उसमें दोनों का मैच बताया था आपको। बहुत अच्छी सी बात बताई थी उस टाइम, मैंने आपको एग्जांपल दिया था टीचर वाला, क्लास में मॉनिटर वाला। चलिए, अथॉरिटी हो चुका है। अब अकाउंटेबिलिटी पे आते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? एक वर्ड में जवाबदेही। इट सिंपली मीन्स आंसरेबिलिटी। आंसरेबल जब होते हैं आप किसी भी चीज़ को करने के या ना करने के। सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टुवर्ड्स सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्म बाय हिम और हर इफ इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास। अकाउंटेबिलिटी ना तो डेलीगेट हो सकती है ना वो पास हो सकती है। मतलब अगर आपको वर्क दिया है तो आप ही आंसरेबल हो। अगर मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को वर्क दिया है तो सबऑर्डिनेट ये नहीं बोल सकता कि उसने नहीं किया था। अभी पढ़ाया आपको प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इट फ्लोज अपवर्ड, ये भी अपवर्ड फ्लो होती है। अकाउंटेबल, आप आंसरेबल अपने ऊपर वाले को होते हो या अपने नीचे वाले को? अपने नीचे वाले को कोई आंसर नहीं करता, वो अपने से नीचे वाले को तो ये बोलता है भाग भाग, मैं नहीं करता, है ना। तो ये क्या होता है? अपवर्ड फ्लो होती है। देखिए, रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप दे रखी है। क्या है? तीनों के बीच में रिलेशनशिप। अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम की जाती है कि इतनी ड्यूटी मिली है, इतनी जिम्मेदारी मिली है, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो इम्पोज, उसको जब आपको जिम्मेदारी मिल गई है और आपने काम नहीं किया है तो आपके ऊपर इम्पोज की जाएगी, भाई क्यों नहीं किया, ये होती है अकाउंटेबिलिटी, इम्पोज हो जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्राइव फ्रॉम अथॉरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से निकलती है? अथॉरिटी से तो आती है, क्योंकि जब अथॉरिटी दी गई है तो उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी भी होगी, उसी वजह से तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तो अथॉरिटी दी जाती है। तो दैट्स वाई रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से आती है। और अकाउंटेबिलिटी इज ड्राइव फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। जब हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हमारी जवाबदेही बनती है। अब ये डिफरेंस है, आप डिफरेंस बहुत अच्छे से करने वाले हो। अब डिफरेंस ज़रा देख लेना ध्यान से। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पे। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन आपके सामने शॉर्ट ट्रिक याद करने की एक्रोनिम दिया हूँ मैं आपके, MRE² FB²। बहुत ईजी हो गई, MRE² FB²। सबसे पहली इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अगर आप मैनेजर हैं, आपने अपनी अथॉरिटी किसी और को दे दिया क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आपने जब अथॉरिटी दी है तो आपने उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दी होगी ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी दी होगी ना। तो दैट्स वाई आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप अपने मैनेजरियल वर्क पर, मैनेजरियल टास्क पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। दैट्स वाई इफेक्टिव मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट जब होगा जब वो दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द मैनेजरियल एक्टिविटी। व्हेन दे आर डूइंग द मैनेजरियल एक्टिविटी मतलब जब एम्प्लॉयज़ को, जब सबऑर्डिनेट को मैनेजरियल एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा तो वो डेवलप हो जाएंगे। अगर मैं आपको अपना वर्क दूंगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि टीचर क्या क्या वर्क करते हैं, तो वही सब आपका डेवलपमेंट करेगा, आपको एक टीचिंग एबिलिटी आ जाएगी। दैट्स वाई एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय का मोटिवेशन होगा, एम्प्लॉय ये सोचेगा अरे बाप रे मुझे वर्क दिया है, मुझे तो कोई वर्क नहीं देता, इसने मुझे वर्क दे दिया है। मतलब एम्प्लॉइज़ का मोटिवेशन होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी उसके अंदर, और ये आ जाएगा कि वो ट्रस्ट करता है, सुपीरियर मुझ पर कितना ट्रस्ट करता है कि उसने मुझे अपना वर्क दिया है। तो डेट्स वाई वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कब होगी? जब मैनेजर खुद से सारा काम करेगा या फिर मैनेजर डिवाइड कर देगा वर्क को, कि जो काम जिस बंदे का है उसको दे दिया, उसके बाद जब वो ओवरबर्डन हो रहा था तो अपने सबऑर्डिनेट को पकड़ा और उसको बोला कि भाई ये वर्क करके लाओ जल्दी से, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ दूसरी एक्टिविटीज़ में। तो डेट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन का दोनों काम हो जाएगा, मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, साइमल्टेनियसली उसके छोटे मोटे काम भी पूरे हो जाएंगे। तो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। हिरार्की क्या होती है? हिरार्की को समझ लीजिए। हिरार्की का मतलब आप स्केलर चेन पढ़ के आए हो अभी। स्केलर चेन में आपने पढ़ रखा है ए बी को इंस्ट्रक्शन देता है, बी सी को इंस्ट्रक्शन देता है, सी डी को देता है, ऐसी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है पूरी। तो ये हिरार्की है। हिरार्की का मतलब बेसिकली अ चेन ऑफ कमांड। अ चेन ऑफ कमांड या फिर एक चेन, जब आप टॉप लेवल, मिडिल लेवल, अपर, ये लोअर लेवल, ये तीन बना रहे हो, ये आपने एक हिरार्की सेट कर दी है। हिरार्की मतलब लेवल्स की, डिफरेंट लेवल्स की, डिफरेंट अथॉरिटी की आपने एक लेवल बना दिया है, वो होती है हिरार्की। डेलीगेशन एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज द बेस ऑफ हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट। द एक्सटेंट ऑफ द पावर डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट डिसाइड्स हु विल रिपोर्ट टू होम। इसका मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा। लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले बंदे मिडिल लेवल वालों को रिपोर्ट करेंगे, मिडिल वाले टॉप लेवल को रिपोर्ट करेंगे। ये हिरार्की बन गई है, समझ रहे हो? तो एक हिरार्की बन गई है ना, सबऑर्डिनेट को वर्क मिला है सुपीरियर से, ये एक हिरार्की हुई है ना। चलिए, बेटर कोऑर्डिनेशन। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन क्यों होगा? जब अथॉरिटी ट्रांसफर की जाएगी, तो पावर को जब दिया जाएगा, तो जो बंदे हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, इससे वो अच्छा काम करने के योग्य हो जाएंगे और अच्छा काम करेंगे, और वो सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। अब एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एग्जांपल देता हूँ। प्रोडक्शन मैनेजर ने उसको प्रोडक्शन प्लान करनी है, वो जो छोटे मोटे काम होते हैं उसने दे दिए सबऑर्डिनेट को, तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिफाइंस पावर, obligation and answerability of every individual working in an organization. Employees are made clear about who report to whom. ये भी अभी आपने पढ़ा है। Such clear working relationship integrates efforts of various individual and leads to better coordination. सबको पता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, that's why coordination अच्छा होगा। Reduce the workload of manager. वर्कलोड कैसे मैनेजर का कम हो जाएगा? मेरे पास बहुत सारा काम है, मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये करके लाना है आपको, तो मेरा वर्कलोड खत्म, मैं बहुत अच्छे से अपनी और मैनेजरियल टास्क में कर सकता हूँ, अपना टाइम इन्वॉल्व। तो बेटा ये हो गई आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंस। अब आपके सामने है केस स्टडी ट्रिक, इसको जल्दी से करिए और हम अगली वीडियो मिलते हैं। अब के लिए करते हैं टाटा एंड बाय बाय।